आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो पहला वाला हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा फिनिश कर दिया है और अब हम सेकंड वाले पार्ट में आ गए हैं जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लास प्रिज्म के बारे में हम देखते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 5 प्लेन सरफेसेस विद ए ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। प्रिज्म क्या होता है मैं आपको ले जाता हूँ। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिज्म कैसा होता है, एक ट्रायंगुलर। ठीक है, ये देखिए ऐसा कुछ करके हमारा प्रिज्म होता है। मैं आपको 3D व्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इसकी 5 प्लेन सरफेसेस होते हैं। तो वो 5 प्लेन सरफेसेस कौन कौन सी है पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको लिख लेता हूँ। देखो भाई, पहली प्लेन सरफेस तो ये हो गई मेरी। ठीक है, फिर दूसरी ये, फिर तीसरी ये वाली। ठीक है, फिर इसको मैं और पीछे लेकर आता हूँ, फोर्थ ये हो गई और 5वीं हो गई मेरी ये। तो इसमें कितनी प्लेन सरफेसेस होती है बच्चों? 5 प्लेन सरफेसेस होती है। तो ऐसे करके मैं इसको 3D व्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा क्या होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ऐसे करके। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर है हमारा प्रिज्म क्या होता है। अब इस पे कैसे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, वो अच्छे से देखते हैं, है ना। तो आते हैं अब हम, तो देखो इस पे अब कैसे रिफ्रैक्शन होने वाला है, तो वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैं 2D फिगर है इसका प्रिज्म का। तो ये देखिए ये प्रिज्म है और मुझे बेसिकली आना कहाँ पे है, मुझे इस प्रिज्म से फिर मुझे ना इस पे आना है। इस फॉर्मूले पे कैसे आऊँगा मैं इस प्रिज्म से, वो अच्छे से हम अभी देखेंगे कि मैं कैसे यहाँ से ये जो भी हुआ यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, और मैं इस फॉर्मूले तक कैसे आऊँगा। ठीक है, तो वो अच्छे से अभी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको देखते हैं कि डेविएशन बाय ए प्रिज्म, और उससे हम पहुँचेंगे हमारे इस फॉर्मूले पे। तो बच्चों अब देखते हैं हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि भाई मैं यहाँ से और यहाँ तक कैसे पहुँचूँ। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, डेविएशन प्लस एंगल ए इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, अब यहाँ तक मैं कैसे पहुँचूँगा देखते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इंसिडेंट रे पड़ रही है, और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि ये है हमारा एयर, मतलब ये हमारा रेयरर मीडियम है। ठीक है, और ये हमारा है अंदर डेंसर मीडियम। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है ना, अंदर ग्लास है, ग्लास के अंदर जा रहा है, अंदर वो डेंसर है, बाहर वो रेयरर है। ठीक है ना, अब रेयरर से जब वो डेंसर की तरफ जाएगा तो बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट रे यहाँ से गई। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ, ये इंसिडेंट रे यहाँ से गई। ठीक है, अब यहाँ से जब ये गई तो ये हमारा नॉर्मल था, ये वाला हमारा नॉर्मल था, ये चीज़ हमारी नॉर्मल थी। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल थी, तो ये क्या होगी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये सीधे यहाँ पे चलेगी। ठीक है, ठीक है जी। अब जब ये यहाँ से इस वाले क्यू में, ये देखो इस वाले पे टकरा, तो क्या हो गई है, अब यहाँ पे अंदर ये डेंसर में है, बाहर ये रेयरर में है। तो डेंसर से जब रेयरर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल देखो यहाँ था और यहाँ से ये दूर चले गया। ठीक है, यहाँ से ये दूर चले गया। तो ये क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। ये तो बड़ा इजी था सर, ये तो सभी को आता है, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से जो नॉर्मल मैंने खींचा था इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ से जो नॉर्मल मैंने खींचा था इसको भी एक्सटेंड किया। यहाँ पे एक मीट पॉइंट बन रहा है इसका, इसको मैं एन से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे इंसिडेंट रे, ये मेरी इमर्जेंट रे। ठीक है, ये भी सही है कि सर यहाँ से अगर जब मैं चला तो ये नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है ये मेरा I1 हो जाएगा। दिस इज़ माई I1। ठीक है, ये मेरा I1 हो गया और ये मेरा R1 हो गया, रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन हुआ, तो दिस इज माई R1। अब यहाँ पे I1 और R1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 I बनेंगे और 2 R बनेंगे, इसलिए मैंने
दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंस रहने के लिए कि मैंने आई वन एंड आर वन करा, या I2 और R2, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो I1 आया तो ये मेरा R1 आ गया। अब आपको पता है मैंने डेविएशन का केस आपको फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था कि डेविएशन क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा मेरा, ये क्या हो जाएगा मेरा डेविएशन 1, क्योंकि 2 डेविएशन हो गए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा डेविएशन 1, ठीक है ना। सिमिलरली जब ये यहाँ से चलेगा, अब ये डेंसर से रेयरर जा रहा है। अब ये डेंसर से रेयरर के केस में ना, ये वाले केस में हमेशा याद रखना, जब भी डेंसर से रेयरर में जाएगा ना, तो जो इंसिडेंट रे बनेगी वो बाहर में बनेगी। वो कहाँ बनेगी? इंसिडेंट रे जो बनती है वो हमेशा बाहर पे बनती है, अंदर नहीं बनती। तो जो इंसिडेंट रे बनेगी वो इधर बनेगी, ठीक है, बाहर, रेयरर की तरफ। वो मैंने आपको ऊपर फील लेने के लिए बताया था कि अगर मैं नीचे से ले जाऊं फील लेने के लिए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से जब ये चलेगा तो ये मेरा रिफ्रैक्शन 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा इंसिडेंट 2। यहाँ तक क्लियर? और दिस पार्ट जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा मेरा डेविएशन सेकेंड, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा डेविएशन सेकेंड। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब मैं सबको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब ये हो जाएगा मेरे डेविएशन 2, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इस इंसिडेंट रे ने ना जाना सीधे ही था, इसने तो जाना सीधे था ना, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो सीधे तो जाती, तो ये सीधे चले गई, ठीक है। और इस इमर्जेंट रे ने भी इधर ही जाना था सीधे। तो देखो ये जो मीड पॉइंट बना इसको मैंने M ले लिया, ठीक है। ये जो मीड पॉइंट बना यहाँ पे ये मेरा हो गया M, ठीक है। अब मैं इसको साफ करता हूँ बहुत अच्छे से, और अब मैं इस पे लेकर आता हूँ, किस पे? इस वाले फॉर्मूले पे लेकर आता हूँ कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। एक बहुत अच्छे से समझेंगे इसको कि ये जो A होता है ये मेरा एंगल होता है। क्या होता है ये A? ये मेरा एंगल होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि इक्विलेटरल प्रिज्म है, ये तो अभी इक्विलेटरल बना नहीं, पर लेट सपोज ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो ये जो ऊपर वाला जो A होगा ये कितने डिग्री का होगा मेरे बच्चों? ये हो जाएगा कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। सिंपल। तो भाई जो भी प्रिज्म है उसका एंगल बताता है ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। जैसे कि अगर ये इक्विलेटरल प्रिज्म है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेट सपोज कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये A क्या है मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ओके जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब आते हैं मुद्दे में, ठीक है। अब यहाँ तक सब चीज़ क्लियर हुआ कि इंसिडेंट I1 हो गया सर, R1 भी हो गया, I2 हो गया सर, R2 भी हो गया, ठीक है भाई। डेविएशन 1 हो गया सर, डेविएशन 2 भी हो गया। और ये जो M है, मिड पॉइंट है, इसको मैं एंगल ऑफ डेविएशन, इसको मैं D कह रहा हूँ मैं, इसको डेविएशन से मैं डिनोट कर देता हूँ। या तो डेविएशन 1 डेविएशन 2 था और इसको मैं पूरा एक डेविएशन से डिनोट करता हूँ। अब बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। अब आते हैं हम इस पे कैसे आए, ठीक है। अब बहुत अच्छे से इसको देखते हैं। इस ट्राइंगल को देखो, मैं इसको एक सेकेंड, इस ट्राइंगल को देखो आप, ठीक है। इस ट्राइंगल को जिसको मैंने मार्क किया, तो देखो ट्राइंगल PMQ, इस PMQ को देखो, क्या ये ऐसा ट्राइंगल नहीं है? देखो जरा। और हमने एक चीज़ देखी थी, क्या देखी थी मैं बता देता हूँ कि भाई ये जो ये वाला एंगल होता है ना, इसको मैं रेड से बनाता हूँ, जो ये वाला एंगल होता है ना, ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल, वो किस 2 एंगल के बराबर होता है? मैं बता दूँ, वो इन दो ट्राइंगल के एंगल के बराबर होता है कि नहीं होता है? भाई ये वाले दो, नीचे के 2 एंगल इस वाले एंगल के बराबर नहीं होते क्या? एक्सटीरियर एंगल का ट्राइंगल, ये जो है एक्सटीरियर एंगल जो है ट्राइंगल का, वो 2 इंटीरियर एंगल के बराबर होता है कि नहीं होता? ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो यहाँ से मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ, देखो ये वाला चीज़ इन दोनों के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये जो मेरा थीटा कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो मेरा डेविएशन होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा, वो डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 के बराबर होगा। सिंपल सी बात है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक तो हमें क्लियर है। और हमने प्रीवियसली पढ़ा है, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने सर फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई जो डेविएशन 1 होता है ना, वो इंसिडेंट 1 माइनस इंसिडेंट 1 माइनस रिफ्रैक्शन 1 के बराबर होता है, ठीक है ना।
बिल्कुल, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था फर्स्ट वाले पार्ट में, तो हमने पढ़ा था ना डेविएशन किसके बराबर होता है, आई माइनस आर के बराबर। तो बस वहीं इसी केस से मैं ये लेकर आ गया। और सिमिलरली डेविएशन टू किसके बराबर होगा भाई, आई टू माइनस आर टू के बराबर। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, बस अब मुझे कुछ नहीं करना। अब ये जो दोनों पार्ट्स है ना, मुझे इन दोनों पार्ट्स को सब्सटीट्यूट कर देना है। किस पार्ट में? इस वाले में, फर्स्ट वाले पे मुझे सब्सटीट्यूट कर देना है। ठीक है, तो अब इसको मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, देखो जरा क्या बन रहा है। तो ये हो जाएगा डेविएशन इक्वल्स टू, अब ये डेविएशन वन था, डेविएशन वन की वैल्यू मैं इस पर पुट करता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई वन माइनस आर वन, ठीक है, प्लस फिर आई टू माइनस आर टू। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब ये क्या हो जाएगा जी मेरा, इसको मैं इक्वेशन वन ले लेता हूँ, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, वन इक्वेशन ले लेता हूँ, इक्वेशन वन, ये फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ। यहां तक क्लियर हो गया ना सबको? देखो बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि हम फॉर्मूला रटे ना और मुझे अच्छे से वो मेमोराइज हो जाए। ठीक है, उसको अच्छे से मेमोराइज हो जाए और उस पर फिर एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों हम फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया था। अब हम क्या करने वाले हैं देखिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा आ गया था कि भाई डेविएशन इक्वल्स टू आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए पी एन क्यू। तो ये मैं क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे कलर कर लिया है ना, हम पे ये किसने पीला रंग डाला। तो ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल मैंने ले लिया, तो यहां पे लिख लेता हूं इन क्वाड्रिलेटरल ए पी एन क्यू। ठीक है भाई, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी एन क्यू। अब यहां पे देखिए सीधे सीधे ये तो मेरा 90 हो गया भाई, ये देखो ये नॉर्मल जा रहा है यहाँ से, तो सीधे सीधे मेरा 90 हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई एंगल ए पी एन इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू एन इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिंपल सी बात। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, अब आपको पता है कि भाई क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट जो साइड होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल पी एन क्यू। तो मैं इसको तहजीब से लिख लेता हूं जरा, है ना। तो एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी एन क्यू, पी एंगल तो लिख दिया था, एंगल पी एन क्यू, तो पी एन क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आप लिख लेना भाई, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड 180 होते हैं, लिखना जरूरी है भाई, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ गए। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इस एंगल ए पी ए क्यू को मैं ए लिख सकता हूँ डायरेक्ट, एंगल ए लिख लेता हूँ, ए लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है मेरा प्रिज्म का एंगल होता है ना। ओके जी, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, कि भाई इस ए को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एंगल पी एन क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ए। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये तो सिंपल सा था यार, है ना। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया सर। अब क्या करना है, मैंने क्या करना है, यहाँ तक तो मैंने अभी ये पूरा क्वाड्रिलेटरल लिया। अब मुझे ना इस ट्राइंगल को लेना है, इस छोटे वाले ट्राइंगल को। अब इसको भी देखते हैं जरा, क्योंकि मुझे तो रिलेट करना है, मुझे लाना क्या है, मुझे तो ये भाई साहब को लाना है किसी भी तरीके से। तो भाई अब हम वही नीचे अपने काम में जुड़ जाते हैं। अच्छा, इस ट्राइंगल की बात करूं, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, इसको मैं साथ में लेके इसलिए चल रहा हूं ताकि फील आए आपको क्वेश्चन करने में ना। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं इन ट्राइंगल पी एन क्यू, इस पी एन क्यू में, अब देखो इस ट्राइंगल पी एन क्यू में मैं यहां लिख लेता हूं ट्राइंगल पी एन क्यू में ये वाला एंगल क्यू पी एन मैं यहां लिख रहा हूं बहुत अच्छे से देखो। तो ये क्यू पी एन क्या है मेरा, R1, ठीक है, प्लस
पी क्यू एन क्या है मेरे पे, R2 प्लस, और पी एन क्यू, ये पी एन क्यू क्या है भाई, ये एंगल है मेरा पी एन क्यू, ये मेरा एंगल है जो मुझे पता नहीं है, जो मुझे नहीं पता। अब देखो ट्राइंगल का तीनों साइड का सम 180 के बराबर होता है, तो मैं इसको यहाँ पे हटा के 180 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। 180 डिग्री इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल थ्री साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस एंगल पी एन क्यू। ठीक है जी, क्या बात है। अब एक काम कर सकता हूँ, क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, इस एंगल पी एन क्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ सर, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मैं इस सेकंड वाले पार्ट को यहाँ पे सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता? पी एन क्यू की वैल्यू यहाँ पे 180 माइनस ए है, तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ इसको, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसको करते हैं, देखो 180 डिग्री इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस ए, 180 माइनस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। 180 से 180 कैंसिल आउट, ठीक है, 180 से 180 कैंसिल आउट। और ये माइनस है, जब मैं इधर इसको शिफ्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a इक्वल्स टू R1 प्लस R2। बहुत मज़े में हमने चलना है। a हो गया मेरा जो एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, वो R1 प्लस R2 के बराबर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। दिस इज माई इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज माई इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ तक क्लियर? अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पहली वाली इक्वेशन में इसको रख दो। और पहली वाली इक्वेशन क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? दिस, यस, डेविएशन इक्वल्स टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ठीक है जी, तो इसको मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ पहली वाली इक्वेशन में। ठीक है, अब मैं इसी को पहली वाली इक्वेशन में रखता हूँ, तो देखो यहाँ पे डेविएशन इक्वल्स टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो आर आर दोनों अलग अलग है ना, ब्रेकअप हो रखा है इनका, तो इनको पास लाओ। तो भाई इनको पास लाएंगे तो R1 को मैं R1 के साथ रखूँगा और R2 को मैं R2 के साथ रखूँगा। तो देखो इन दोनों को साथ में लेकर आते हैं ना, तो भाई साथ में लेकर आते हैं। तो देखो मैं ऐसा करता हूँ, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो इस I को I के साथ, R को R के साथ, है ना, तभी तो बात बनेगी। अब देखो इस I को अगर मैं I के साथ लेकर आता हूँ तो ये देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा जी I1 प्लस I2। ठीक है, और दोनों भाई नेगेटिव। अरे यार क्या बात होगी, दोनों नेगेटिव हो गए, अब क्या करें इसको? अच्छा एक काम करता हूँ, दोनों नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव है ना, मैं नेगेटिव का साइन लगाता हूँ और अंदर दोनों को पॉजिटिव कर देता हूँ। तो R1 प्लस R2 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा ना तो दोनों नेगेटिव बन जाएंगे, पर इस केस में अंदर तो दोनों पॉजिटिव है। और यहाँ पे देखो अब मैं इस A को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ जी। तो मैं इस R1 प्लस R2 की जगह डायरेक्ट A लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो लिख देते हैं जी। तो ये हो जाएगा मेरे पे I1 प्लस I2 माइनस R। और अब ये जो पूरा माइनस है ना, इसको ना यार लेफ्ट में ले आओ, लेफ्ट में ले आओ। तो ये हो जाएगा जी मेरे पे डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू इंसिडेंट फर्स्ट प्लस इंसिडेंट सेकेंड। और यही मेरा फॉर्मूला है जी। और इस फॉर्मूले की मदद से हम क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा आपके। ठीक है, आते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों यहाँ पे अभी हम नोट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इन प्रिज्म द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स एट टू इंक्लाइंड फेसेस। इंक्लाइंड मतलब ऐसे स्लोप, स्लोप में। अब ऐसे ऐसे स्लोप में देखो यहाँ पे, जैसे ये है, ये एक प्रिज्म है और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ऐसे इंक्लाइन फेसेस पे अगर रिफ्रैक्शन होता है ना, वो भी टू इंक्लाइन फेसेस पे, सो द इमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो जो इमर्जेंट रे है ना मेरी, वो पैरेलल नहीं होती किससे, इंसिडेंट रे से। पर जो डेविएशन होता है वो क्या होता है, बेस ऑफ द प्रिज्म। वो बेस ऑफ द प्रिज्म
पे क्या होता है, डेविएशन होता है। पर ग्लास जो ग्लास स्लैब होता है हमारा, जो हमारा सिंपल ग्लास स्लैब है, अगर मैं उस पर रिफ्रैक्शन कराऊँ तो वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ऐसे रखा हुआ है वो हमने, वो एक सीधे प्लेन सरफेस है, अब वो पैरेलल है, तो डायरेक्ट रिफ्रैक्शन जा रहा है, इंसिडेंट रे जा रही है, वो इमर्जेंट रे के पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स एट टू पैरेलल सरफेसेस, जब भी दो पैरेलल सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन होता है ना, तो ये क्या कह रहा है, सो द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स एट टू पैरेलल सरफेसेस, सो द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे विद ए लैटरल शिफ्ट, ठीक है भाई। जब भी दो ग्लास स्लैब में क्या होता है, ग्लास स्लैब ऐसा है थोड़ा मोटा सा, और ये क्या होगा, जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स होती है तो वो दो पैरेलल सरफेसेस पे होती है। सो जो इमर्जेंट रे होती है ना, वो पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के, और उस पर एक लैटरल शिफ्ट आता है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट है, नोट है, काम आता है ये, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को? सबसे पहला है मेरे बच्चों, सबसे पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से, एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर हमारा जो सेकंड है, क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, वो है मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। मटेरियल ऑफ प्रिज्म, कौन से मटेरियल से प्रिज्म बना है, ठीक है जी। थर्ड है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म में भी डिपेंड करता है। और फोर्थ है हमारा कलर और वेवलेंथ ऑफ ए लाइट यूज, ठीक है। कौन सी हमने लाइट यूज करी है और कौन सा कलर यूज किया है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अच्छे से हम इसको देखते हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है ना। अब ये जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे, पहला जो फैक्टर था हमारा, उसी पे ये डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये हमारा आई डेविएशन ग्राफ है, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से। तो इसको देखेंगे हम। तो यहाँ पे जब हमने ये आई इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ डेविएशन का जो ग्राफ देखा, तो सबसे पहले हमने क्या देखा भाई, इसमें जब एक्सपेरिमेंट हुआ, तो भाई जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, जब मैंने उसको बढ़ाया, जब मैंने उसको इंक्रीज़ किया, तो मैंने यहाँ पे देखा कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, वो क्या हो रहा है, वो घट रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। वो डिक्रीज़ होते 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 वो एक मिनिमम वैल्यू पे, एक सर्टेन एंगल पे रुक गया। मतलब क्या है कि अगर सबसे पहले मैंने क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, तो भाई एंगल ऑफ मेरा डेविएशन कम होता रहा और एक मिनिमम वैल्यू पे पहुंच गया, ठीक है भाई, मिनिमम वैल्यू पे पहुंच गया फॉर ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंट। मैं लिख सकता हूं फॉर ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया, तो भाई एंगल ऑफ डेविएशन कम होता रहा एक सर्टेन लिमिट पे, एक सर्टेन पॉइंट तक वो कम हुआ। फिर क्या हुआ, फिर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया, तो क्या हुआ, फिर मैंने ये देखा कि भाई जो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन है ना, वो भी ग्रेजुअली बढ़ने लगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने देखो इंसिडेंट को बढ़ाया, तो देखो पहले तो ये बढ़ता रहा, फिर अचानक ये गिर गया, फिर जब इसको बढ़ाया, तो देखो ये भी बढ़ने लगा, एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ने लगा। तो यही हमारा क्या केस था, आई और इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इस ग्राफ को देख के ना हमने एक चीज़ देखी, इस ग्राफ को पढ़ के हमने एक चीज़ देखी जी, वो क्या थी, वी फाउंड दैट, हमने क्या ढूंढा यहाँ पे इससे, कि भाई जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन बिकम्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम। क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन बिकम्स मिनिमम जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हुआ, ठीक है। जब एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा मिनिमम, और उसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ डेविएशन मिनिमम, ऐसे, ठीक है। कब
कब हुआ वो, जब 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, या मैं बोल सकता हूं एंगल आई, जब एंगल आई किसके बराबर हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर, ठीक है ना। मैं यहां बोल सकता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये मिनिमम कब हुआ, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस। यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इट मीन्स मतलब क्या कि भाई जो मेरा एंगल आई होगा ना, वही मेरा एंगल आर होगा या एंगल इमरजेंस होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट है 30 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या इमरजेंस है मेरे पे 30 डिग्री, तो भाई इस केस में जो मेरा डेविएशन होगा वो सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या किया था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था सर, वो ये फॉर्मूला था कि भाई I1 प्लस I2 इक्वल्स टू डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट। अब इस केस में, मिनिमम के केस में, डेविएशन मिनिमम के केस में ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई आई, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट अलग अलग होते हैं, इस केस में अलग अलग होते हैं, पर हमने अभी देखा कि जब मिनिमम का केस होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा, मतलब जो मेरा आई होगा वो दोनों ही सेम होने वाले हैं। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं मिनिमम के केस में कि भाई I1 इक्वल्स टू I2, ठीक है। अब जब I1 ही I2 के बराबर हो गया तो मैं इसको एक काम करता हूं, I ले लेता हूं। तो अगर मैं अब इस फॉर्मूले पे रखता हूं मिनिमम के केस में, तो क्या होने वाला है, देखो ये हो जाएगा I प्लस आई इक्वल्स टू डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहां पे क्या हो जाएगा, I प्लस आई विच इज 2I, तो 2I माइनस, अभी पॉजिटिव ए है तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, माइनस ए इक्वल्स टू डेविएशन, और ये जो डेविएशन होगा वो होगा मिनिमम। क्या बात है, तो हमारा क्या आ गया, न्यू फॉर्मूला बन गया किसका, मिनिमम का। और मिनिमम का न्यू फॉर्मूला क्या है, डेविएशन ऑफ मिनिमम इक्वल्स टू 2I माइनस ए। यहां तक क्लियर हो गया। और मैं इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम एक केस 1 लेते हैं, ठीक है, केस 1 लेते हैं और बहुत अच्छे से इसको क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब मैं केस 1 लेने वाला हूं, तो देखो यहां पे मैंने क्या बोला, डेविएशन एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। तो मैं केस 1 लेता हूं, लेट सपोज मेरे पे I1 जो है ना मेरे प्यारे बच्चों वो है 70 डिग्री, और मेरे पे जो I2 है ना मेरे प्यारे बच्चों वो है 33 डिग्री, और मुझे यहाँ पे डेविएशन निकालना है। अब देखो दोनों I अलग अलग हैं, दोनों I अलग अलग हैं, तो मिनिमम का केस होगा नहीं इस पे कौन सा केस होगा, जो हमने स्टार्टिंग में किया था। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या किया था हमने, देखो, और लेट सपोज यहाँ पे जो ये मैं जो ये केस मैं जो कर रहा हूँ ये है इक्विलेटरल प्रिज्म का ना, इक्विलेटरल प्रिज्म का केस है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इक्विलेटरल प्रिज्म का केस है, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। और इक्विलेटरल प्रिज्म है तो भाई तीनों साइड जो है वो 60, ये भी 60, ये भी 60, और ये मेरा एंगल ए, तो ये भी 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल प्रिज्म का केस है तो ए मेरा क्या हो गया यहाँ पे 60 डिग्री। मैं 3 केस बताऊंगा और तीनों में ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, लेट सपोज कर लो, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, डेविएशन बताना है। अब दोनों आई अलग अलग, तो फॉर्मूला लगेगा भाई I1 प्लस I2 इक्वल्स टू डेविएशन प्लस एंगल ए। तो I1 70, I2 33 इक्वल्स टू डेविएशन मुझे निकालना है, और ए मुझे कितना गिवन मैंने 60 डिग्री। सो इस 60 को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट हैंड में, और ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा कितना 70 डिग्री प्लस 33 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और यहां से मेरे पे डेविएशन आ जाएगा। तो 70 में से 60 कर लो माइनस,
10 और 10 इस पे ऐड कर लो तो डेविएशन हो जाएगा मेरे पे कितना 43 डिग्री। क्या बात है जी, मज़ा ही आ गया सर, है ना। तो केस 1 हमें पता चल गया जब मेरे पे I1 अलग और I2 अलग दे रखा था और मुझे डेविएशन निकालना था। ए तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है। अब अगर मैं केस सेकंड करता हूँ, देखो भाई केस सेकंड करता हूँ, केस सेकंड और केस सेकंड में मैं करता हूँ, लेट सपोज मैं आई ले रहा हूँ, I1 ले रहा हूँ, मैं ले लेता हूँ 48 डिग्री और मैं I2 लेता हूँ 48 डिग्री। क्या बात है, दोनों एक जैसे आ गए। अब यहाँ पे ना कंफ्यूज मत होना भाई, क्योंकि दोनों जब इंसिडेंट सेम हो तो मिनिमम डेविएशन का केस लगता है मेरे प्यारे बच्चों। और मिनिमम डेविएशन का केस मैंने आपको बताया था, क्या होगा मिनिमम डेविएशन का केस, अभी अभी तो किया था यार, 2i माइनस ए इक्वल्स टू डेविएशन मिनिमम। और यहाँ पे देखो क्या बात है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 48 डिग्री माइनस ए क्या है मेरे पे 60, और ये आ जाएगा मेरे पे मिनिमम का केस। और इसको आप अब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा मेरे पे डेविएशन, जो कि मिनिमम है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा मेरे पे 96 माइनस 60 कितना हो जाएगा 36 डिग्री। क्या बात है, तो केस सेकंड भी मेरा आ गया। तो देखा आपने मिनिमम का केस। अभी अभी देखते हैं बहुत अच्छे से, अभी केस थर्ड भी देखते हैं। अब केस थर्ड देखूंगा मैं, केस थर्ड का केस देखते हैं। थर्ड केस में मैं क्या करता हूँ, I1 को ले लेता हूँ 30 और I2 को ले लेता हूँ 77। मैंने आपकी बुक से ले रखे हैं सारे केसेस, ठीक है ना, आप अपने आप से भी ले सकते हो। ए मैं यहाँ पे 60 रख रहा हूँ क्योंकि है वहाँ पे, और डेविएशन मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे देखो दोनों अलग केस, कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, I1 प्लस I2 है ना, इक्वल्स टू डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। तो I1 क्या हो जाएगा मेरे पे, I1 30, I2 77 माइनस इस ए को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो 60 इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ से मेरे पे कितना हो जाएगा 47 डिग्री मेरे पे एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। तो यहाँ तक देखिए। अब यहाँ पे तीनों केसों को मैं अच्छे से देखूंगा। देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग आई थे तो यहाँ पे 43 आया, ठीक है। यहाँ पे दोनों अलग अलग आए थे तो यहाँ पे 47 आया, और यहाँ पे दोनों आई सेम थे तो कितना आया देखो 36 आया। मतलब सबसे मिनिमम तीनों के केस में मिनिमम बीच वाला सेकंड केस ही रहा, क्योंकि दोनों के आई सेम थे यहाँ पे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको फंडा। तो जो हमारा सेकंड फैक्टर है देख लेते हैं, डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है ना, प्रिज्म के मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो क्या डिपेंड करता है प्रिज्म के मटेरियल में, कि भाई जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने वाला है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डेविएशन होगा, ठीक है भाई। जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज़्यादा डेविएशन। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ एक प्लेन ग्लास का और क्राउन ग्लास का। तो देखो दोनों पे क्या डिफरेंस है यहाँ पे। तो देखो जो ये कटलरीज में यूज़ होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे मतलब डिज़ाइन बने हुए रहते हैं जैसे ऐसे कटोरी टाइप के। और जो क्राउन ग्लास होते हैं वो बेसिकली एक पानी के सिंपल से ग्लास होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ठीक है। प्लेन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। प्लेन ग्लास का हैज़ ए मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन ए क्राउन ग्लास। और यहाँ पे ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता दूं कि भाई अगर मैं इस पे से लाइट फेंकूंगा तो लाइट अगर मैं इसमें से डालूंगा तो लाइट की स्पीड ना कम हो जाएगी। और लाइट की स्पीड जहां पे कम होती है वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और ऐसी अगर मैं इस पे लाइट
डालूंगा कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है, कम होगी। पर इसके कंपैरिजन से थोड़ा सा ये ज़्यादा होगी, है ना, ये थोड़ा सा हैवी है, तो इस पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी फ्लिंट ग्लास पे, और क्राउन ग्लास में इसके रिस्पेक्ट पे कम होगी, पर इस हिसाब से ज़्यादा ही होगी, ठीक है ना। तो फेंट ग्लास क्या हो गया, हैज़ ए मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे क्राउन ग्लास। तो यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे फ्लिंट ग्लास पे क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड तो यहाँ पे भी कम होगी, पर इन दोनों के रिस्पेक्ट पे फ्लिंट ग्लास पे ज़्यादा कम होगी, ठीक है ना। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है फ्लिंट ग्लास का, ज़्यादा है क्राउन ग्लास से। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। हमारे थर्ड पॉइंट पे आते हैं, और हमारा थर्ड पॉइंट क्या है वो भी मैं लिख लेता हूँ, डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिपेंडेंस of angle of deviation on the angle of prism। अच्छा जी, डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है देखते हैं। तो भाई एंगल ऑफ डेविएशन, मैं बोल सकता हूँ कि भाई एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एंगल ऑफ डेविएशन तब देखो, एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब क्या है कि अगर मैं एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाता हूं ना, तो डेविएशन भी बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट है, अगर मैं एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ा देता हूं, बड़ा प्रिज्म में एंगल लेकर आता हूं, या एंगल ऑफ प्रिज्म अगर मैं बढ़ा देता हूं, तो डेविएशन भी बढ़ेगा। क्लियर है यहां तक। एक और चीज पहले पे इसको अच्छे से लिख लेता हूं, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाऊंगा तो डेविएशन भी बढ़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं पहले, द एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेज with increases in the angle of prism, with increases in the angle of prism। ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैंने बताया, अगर मैं प्रिज्म के ये जो एंगल ए है इसको अगर बढ़ा देता हूँ तो मेरा डेविएशन भी बढ़ेगा। सिंपल है, क्लियर है, बहुत अच्छा जी। देखो भाई, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर, यहां पे लिख लो, फॉर स्मॉल एंगल, कोई छोटे से एंगल ऑफ प्रिज्म, कोई भी छोटा सा एंगल ऑफ प्रिज्म ए, द एंगल ऑफ डेविएशन, अगर मैं कोई भी एक ए ले लेता हूं और उसमें एक स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, कोई भी स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म ए होता है, तो यहां पे द एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाने वाला, लिख लो, डेविएशन इक्वल्स टू म्यू -1, ठीक है, म्यू -1 ब्रैकेट, और फिर मैं यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी छोटा सा चेंज, छोटा सा एंगल ऑफ प्रिज्म हो रहा है, तो डेविएशन कैसे चेंज हो जाएगा, ऐसे करके। ये आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इस पे भी क्वेश्चन आपको देगा जरूर टीचर। ठीक है, आते हैं हमारे फोर्थ कंडीशन में, जो हमारा फोर्थ फैक्टर है, और वो कौन सा है, फोर्थ फैक्टर है हमारा डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। मैं लिख लेता हूं, डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द कलर और वेवलेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ लाइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको हम अच्छे से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख लेता हूँ, पहले आप इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ पे,
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना हमारा, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, ऑफ ए गिवन refractive index of a given transparent medium is different for the light of different colors, for the light of different colors. इसका मतलब क्या है? ठीक है, हर कलर के लिए ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, ठीक है, ठीक है। फॉर ए ट्रांसपेरेंट में, कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो हर एक कलर के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, सब के लिए अलग होता है, ठीक है। तो इसको आगे यहाँ पे देखते हैं बहुत अच्छे से। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी सबके लिए मैंने बताया कि सारे कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, और हमने इसको प्रीवियसली बहुत अच्छे से देखा भी है, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ, एक मिनट को। विबग्योर, VIPGYOR, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। अब अगर मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को कि यहाँ पे वेवलेंथ की बात करूँ, ठीक है, वेवलेंथ की बात करूँ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ, ठीक है भाई। अब यहाँ पे पहले मैं इसको ऐसे मैं तीर मारता हूँ ऊपर के लिए, और यहाँ से मैं तीर मारता हूँ नीचे के लिए। अच्छा, सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा? सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होने वाला है भाई? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हमने पढ़ा है मैक्सिमम वेवलेंथ। सबको पता है कि भाई वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है जी? रेड का। किसका? रेड का। क्या बात है, रेड का। और मिनिमम वेवलेंथ किसका होता है? वॉयलेट का। किसका? वॉयलेट का। अब ये आपको पता है भाई मैक्सिमम वेवलेंथ, तो इसलिए हमें दूर से भी लाल लाइट दिख जाती है, और मिनिमम वेवलेंथ होता है वॉयलेट का भाई 5 मीटर की दूरी से भी नहीं दिखता ये। क्लियर है? तो यहाँ तो सही है, पर आपको पता है कि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई दोनों की दुश्मनी है ना भाई। अगर ये ज़्यादा तो ये कम, वो ज़्यादा तो ये कम। तो यहाँ पे मैंने जो तीर मारा ना, ये हमारा वेवलेंथ वाला, नीचे से ऊपर, ठीक है, नीचे से सबसे ज़्यादा है और ऊपर जाते 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 कम हो जाएगा, और ऊपर से नीचे ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसका होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम किसका होगा जी? वॉयलेट का। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम किसका होगा? पता है, रेड का। और दोनों, इन दोनों पे तो दुश्मनी है, पर भाई भाई कौन है भाई? कौन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कौन है? हमारा डेविएशन। दोनों भाई भाई है। मतलब क्या कि भाई डेविएशन ऑफ वॉयलेट ज़्यादा होगा डेविएशन ऑफ रेड, ठीक है भाई, वॉयलेट का ज़्यादा डेविएशन होगा, सिंपल सी बात है। और सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट वो मैक्सिमम होगा किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। तो क्लियर है ना यहाँ तक? तो बहुत ही मज़ा आ गया भाई। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और मैं अब थर्ड पार्ट भी इसमें जल्दी डालने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई 50 लाइक तो मार ही देना भाई। जो देखेगा एटलीस्ट उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट जल्दी से जल्दी लेके आने वाला हूँ मैं थर्ड पार्ट। और थैंक यू, तब तक बाय बाय, लव यू बच्चों, बाय।